की महाट या खेतों की जो सीमा है उसका जो विवाद होता है उसी पत्रगढ़ी सीमा ज्ञान या सर्वे डिस्प्यूट ऑफ नेचर 110 के तहत उद्घोषणा जारी की, सीमांकन की उद्घोषणा जारी। वर्तमान भू सर्वेक्षण। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश केएम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए होते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं। साथ साथ में लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और अगले वीडियो में आपकी बातों का जवाब दे सकें। मेरा जो आज का वीडियो है वो खेतों से संबंधित है, काश्तकारों से संबंधित है, किसानों की आम समस्या से संबंधित है। जो मुख्य रूप से जो मैंने अपने पूर्व वीडियो में 251 जो खेत में जाने के लिए रास्ते की मांग की संबंधित था। आज जो मेरा वीडियो है जो खेतों की महाट या खेतों की जो सीमा है उसका जो विवाद होता है उस विवाद का समाधान करने से संबंधित है। मतलब मेरा आज का वीडियो पत्रगढ़ी सीमा ज्ञान या सर्वेक्षण, सीमा सर्वेक्षण या सीमा विवादों को किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं उस पर मेरा ये वीडियो बेस्ड है। अब आता पहली सबसे पहली बात मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, सीमा ज्ञान या पत्रगढ़ी होता क्या है। यद्यपि इसका किसी प्रकार की परिभाषा नहीं है लेकिन फिर भी यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति के खसरान पर काश्तकार अपना कब्जा काश्त करता है या काश्त करता है, जिनका वो अधिकार है, जमाबंदी खसरा पर अधिकार है, वो उनकी जो माठ है, एक्चुअल माठ है, उसकी सीमांकन कराना या सर्वेक्षण कराना या सीमा ज्ञान करवाना पत्रगढ़ी कहलाता है। मतलब अपने खेत के लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल का सर्वेक्षण करवाकर, अपने जो नक्शों के माध्यम से जो सर्वेक्षण करवाकर सीमा ज्ञान कराना और उसमें स्थायी चिन्हों का निर्धारण करना सीमा ज्ञान या पत्रगढ़ी कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात है, सीमा ज्ञान की आवश्यकता क्यों की, हम क्यों पत्रगढ़ी करवाते हैं। अगर इसकी तह में जाए तो सबसे बड़ी बात सामने आती है, ये सीमा ज्ञान या पत्रगढ़ी कराने के पीछे रीजन है कि खेत की माट या खेत की संबंध की जो सीमा है उस सीमा के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं उस विवादों के समाधान करने के लिए किसान या काश्तकार अपने खेतों का सीमा ज्ञान या पत्रगढ़ी कराना चाहते हैं। ये मुख्य रूप से जो विवाद होता है तो उसमें सबसे बड़ा विवाद होता है, एक काश्तकार की जमीन पर किसी और अन्य काश्तकार या और दूसरे काश्तकारों ने कब्जा कर लिया या फिर अतिक्रमण कर दिया, तब सीमा संबंधी विवाद सामने आता है, तब उसके लिए भी पत्रगढ़ी या सीमा ज्ञान कराया जाता है। दूसरा, अगर बात करें कि किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से जमीन का आवंटन हुआ, जब आवंटन होने के पश्चात जब उसमें कब्जा काश्त करने का प्रयास करता है तो उसे पता लगता है किसी और व्यक्ति ने उसमें कब्जा काश्त पहले से कर रखा है, उस समय सीमा संबंधी विवाद सामने आता है। उसका समाधान करने के लिए पत्रगढ़ी या सीमा ज्ञान कराना आवश्यक है। तीसरी बात आती है, यदि किसी व्यक्ति किसी काश्तकार का भूमि का अवाप्त कर दिया या भूमि का अधिग्रहण कर दिया तो उस के संबंध में जब पड़ोसियों के द्वारा किसी प्रकार का सीमा ज्ञान संबंधी जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद का समाधान करने के लिए सीमा ज्ञान किया जाता है। उसके साथ साथ ही सरकारी भूमि यथा गोचर भूमि, चारागाह भूमि, औरण भूमि, वन भूमि इत्यादि का जब सीमांकन किया जाता है तब उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, तब पत्रगढ़ी का आदेश जारी किया जाता है। अब आता पत्रगढ़ी का समाधान कैसे। राजस्थान के भू राजस्व अधिनियम की धारा 128, 110 और 111 में पत्रगढ़ी संबंधित सारे प्रावधानों का विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। 128 धारा 128 में यह कहा है, यदि सीमा ज्ञान या सर्वेक्षण या पत्रगढ़ी अगर आपसी सहमति के द्वारा माध्यम से हो तब संबंधित तहसीलदार के द्वारा पत्रगढ़ी या सीमा ज्ञान या सीमांकन करवाया जाता। लेकिन अगर सीमा संबंधी विवाद का समाधान आपसी सहमति से नहीं हो पाता है तब उसका समाधान सरकारी राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित उपखंड अधिकारी के राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करके इसका समाधान या सीमांकन करवाया जा सकता है। मतलब सीमा संबंधी विवाद होने पर और सहमति न होने पर संबंधित पक्षकारण अपना प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय यथा उपखंड अधिकारी के न्यायालय में पेश किया जाता
इसका तात्पर्य यह है कि सीमा ज्ञान या पथरगड्डी कराना एक न्यायिक प्रक्रिया है जो राजस्व न्यायालय के माध्यम से ही कंप्लीट की जा सकती है। अगर प्रार्थना पत्र की बात करें, उस प्रार्थना पत्र में संबंधित पीड़ित पक्षकारान अपना प्रार्थना पत्र में अपना नाम, पता, एड्रेस और साथ साथ में अपनी जमाबंदी, खसरान का भू नक्शा पेश करेगा। उस भू नक्शा में संबंधित पड़ोसियों के साथ किस प्रकार की सीमा में किस तरह की सीमा का विवाद है उसका भी उल्लेख करेगा और नक्शा में यह बताएगा कि इन खसरानों के संबंध में मेरा विवाद, सीमा संबंधी विवाद है, उसका समाधान आपके द्वारा सीमांकन या पथरगड्डी करवा के किया जा सकता है। इसमें प्रार्थी संबंधित पक्ष का संबंधित सीमा विवाद वाले काश्तकारों को पक्षकार बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है, उस सीमा ज्ञान के प्रार्थना पत्र में अपनी डिस्प्यूट ऑफ नेचर कि सीमा का विवाद किस रूप में उसका भी जिक्र करेगा। सीमा संबंधी विवाद है, माठ संबंधी विवाद है, क्षेत्रफल संबंधी विवाद है, दूरी संबंधी विवाद है, उसका भी उल्लेख करेगा। और साथ ही साथ में ये सीमा ज्ञान या सीमांकन कराना या पथरगड्डी का संबंधी कुछ सीमा शुल्क है, सीमांकन शुल्क है, वो संबंधित तहसीलदार के ऑफिस में जमा कर उसकी प्रतिलिपि उपखंड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ पत्र पेश होने के पश्चात उस प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी और प्रार्थना पत्र में सम्मिलित सारे दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाएगा। उस दस्तावेजों के निरीक्षण के पश्चात संबंधित पक्षकारों को नोटिस तामील किया जाएगा और धारा 110 के तहत उद्घोषणा जारी की, सीमांकन की उद्घोषणा जारी की जाएगी ताकि सीमा ज्ञान के समय संबंधित पक्षकारान और पीड़ित पक्षकारान और साथ में जो सीमा संबंधी विवाद वाले काश्तकार है उनकी प्रेजेंस हो सके और साथ साथ में उस राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम सेवक, पटवारी, उस गांव के मौजूद लोग और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ये सीमांकन सुनिश्चित हो सके, उसकी उद्घोषणा भी धारा 110 के तहत जारी की जाती है। इस उद्घोषणा का उद्देश्य यह है ताकि उद्घोषणा होने के पश्चात जब सीमांकन किया जाता है तो संबंधित सारे पक्षान अपनी उपस्थिति हो, अपना डॉक्यूमेंट साथ में पेश कर सके। ये तो उद्घोषणा। और साथ में नोटिस तामील होने के पश्चात संबंधित सीमा विवाद वाले काश्तकार हैं वो अपना तथ्य, अपने दस्तावेज संबंधित न्यायालय में पेश करेगा ताकि उसकी उचित सुनवाई हो सके। उस सुनवाई के नोटिस तामील होने के पश्चात संबंधित न्यायालय के द्वारा आरआई भू अभिलेख निरीक्षण एवं उससे उच्च राजस्व अधिकारी के द्वारा मौका पर्चा या सीमांकन या सीमा ज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। जारी होने के पश्चात अगर भविष्य में अगर सीमा ज्ञान होता है और कोई पक्षकार प्रार्थी या पात्रकारी उपस्थित नहीं होता है तो उद्घोषणा होने के पश्चात वो जांच रिपोर्ट और सीमा ज्ञान वैसे मानी जाएगी जैसे वो पक्षकारों की उपस्थिति मानी जाती है। उद्घोषणा होने के बाद पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति होना मायने नहीं रखता है, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाता है, उनको उपस्थिति होने के लिए कहा दिया जाता है। अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो मान लिया जाता है कि उनकी प्रेजेंस में ही सीमा ज्ञान हो रहा है, उनकी प्रेजेंस में ही मौका रिपोर्ट का निर्माण किया जाता है। ये सीमा ज्ञान या सीमांकन की रिपोर्ट भू राजस्व अधिनियम की धारा 110 के तहत भू अभिलेख अधिकारी या उससे उच्च राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रामाणिक उस सीमा विवाद की प्रामाणिकता को प्राप्त कर सके और ये सीमा ज्ञान है मुख्य रूप से वर्तमान भू सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर किया जाएगा कि उसमें लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके आधार पर उसका किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास वर्तमान भू सर्वेक्षण रिपोर्ट का कोई नक्शा, वर्तमान भूमि सर्वेक्षण का किसी प्रकार का नक्शा नहीं है, तब सीमा ज्ञान या सीमांकन वास्तविक कब्जे के आधार पर किया जाता है। और अगर कब्जे के आधार पर भी नहीं है तो संक्षिप्त जांच प्रक्रिया के माध्यम से उसका सीमा ज्ञान कराया जाता है। बात है, जो संक्षिप्त जांच प्रक्रिया है वो लैंड रिकॉर्ड रूल 1957 की धारा या नियम 34 थर्ड के अनुसार किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु पॉइंट है,
पहला बिंदु जो सीमांकन या सर्वेक्षण रिपोर्ट या मौका रिपोर्ट है वो वर्तमान भू नक्शे के आधार पर की जाती है। और यदि साथ में अगर कोई भू नक्शा नहीं हो, सर्वेक्षण नक्शा नहीं हो, तो वास्तविक कब्जे के आधार पर जांच रिपोर्ट मौका फर्द बनाया जाता है। यह सीमांकन या मौका फर्द रिपोर्ट भू अभिलेख अधिकारी या उच्च राजस्व अधिकारी के द्वारा संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक, वार्ड पंच, सरपंच इत्यादि की उपस्थिति, साथ साथ में गांव के मौजूद लोगों की उपस्थिति और जो स्वतंत्र गांवों की उपस्थिति में आरआई और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है पुलिस सुरक्षा के साथ ये मौका फर्द या सीमांकन रिपोर्ट बनाई। ये सीमांकन या जांच रिपोर्ट सबसे पहले मुस्तकिल पॉइंट कायम की जाती है। मुस्तकिल कायम पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो स्थायी रूप से होते हैं, जो स्थायी संरचना होती है। फॉर एग्जाम्पल पुराने कुएं हो सकते हैं, पुराने मंदिर हो सकते हैं, पुराने सरकारी आवास हो सकते हैं, पुरानी सड़कें हो सकती हैं, पुराने तालाब हो गए। उनकी सीमांकन के माध्यम से उस काश्तकार के भू नक्शे को वेरीफाई किया जाता है। उस मुस्तबिल पॉइंट कायम करने के पश्चात उस काश्तकार के खेतों का सीमांकन किया जाता है ताकि वास्तविक सीमा संबंधी विवाद की रिपोर्ट प्राप्त हो सके। इस जांच रिपोर्ट में मुस्तकिल पॉइंट कायम किया जाता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का निर्णय लिया जाता है और सीमा संबंधी विवाद का कहां का पॉइंट किस खसरान के खेतों में हो सकता है उसका भी सीमांकन किया जाता है। उसकी मौका फर्द बनाई जाती है और अभिष्ट चिन्ह बनाया जाता है, लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल का डिटेल उसमें की जाती है। ये मुस्तबिल पॉइंट जरीब के द्वारा मापा जा सकता है या जीपीएस सॉफ्टवेयर के द्वारा भी मापा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो जांच रिपोर्ट बनाई जाती है, जो सीमांकन किया जाता है, उसका वीडियोग्राफी जरूर करानी चाहिए ताकि उस वीडियोग्राफी के पॉइंट जो मुस्तबिल पॉइंट कायम किया जाता है और सीमा मार्ट के जो पॉइंट डिसाइड किया जाता है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से संबंधित न्यायालय में पेश किया जा सकता है ताकि सीमा संबंधी विवादों का उचित न्यायिक समाधान आ रहा है। वो मुस्तबिल पॉइंट कायम करने के पश्चात सीमा ज्ञान किया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट में आरआई, उच्च राजस्व अधिकारी, पटवारी, ग्राम पंचायत के लोक सेवक, सरपंच, वार्ड पंच और मौजूद लोगों को स्वतंत्र गवाह और पक्षकारों की उपस्थिति में बनाई जाती है। यदि उद्घोषणा के पश्चात भी कोई पक्षकार उपस्थित नहीं रहता है तो यह माना जाता है कि रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में ही बनाई जाती है। यह जांच रिपोर्ट मुस्तबिल मुकाम कायम करने के पश्चात स्थायी चिन्हों के आधार पर जांच रिपोर्ट बनाई जाती है। मौका पर्चा बनाकर सभी के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। यह मुस्तबिल या सीमांकन की रिपोर्ट संबंधित आरआई के द्वारा या संबंधित तहसीलदार के द्वारा उपखंड न्यायालय में पेश किया जाता है और फिर उसके पश्चात संबंधित प्रभावित पक्षकारों की उचित सुनवाई का अवसर देते हुए लिखित रूप से पत्रगति का आदेश जारी किया जाता है ताकि जो मुस्तबिल पॉइंट कायम हो जाते हैं और साथ ही प्रभावित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है। उस अवसर के पश्चात उपखंड अधिकारी या उपखंड न्यायालय के द्वारा लिखित आदेश जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं पत्रगति। और उसके पश्चात वो पत्रगति के आदेश को संबंधित तहसीलदार के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड और भौतिक रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा सकता है। तो ये मेरा जो वीडियो है सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 110, 111, 128 में दे रखा है और उसके लिए एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया प्रोवाइड कर रखी है और उसके द्वारा कोई भी सीमा संबंधी विवाद का समाधान संबंधित पक्षकार उपखंड अधिकारी के न्यायालय में न्याय प्राप्त कर सकता है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद आया होगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप एक प्रकार की पत्रगति की जो न्यायिक प्रक्रिया उसको जान सके, न्यायिक राजस्व प्रक्रिया को जान सके और उसके पश्चात आप प्रार्थना पत्र संबंधित के न्यायालय में खुद स्वयं अपने प्लेडर, अपने वकील के माध्यम से पेश कर अपने सीमा संबंधी विवादों का न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान कर सकते हैं। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आपकी जो रोजमर्रा की जो समस्या है, खेतों की जो समस्या है, उससे संबंधित और मैं वीडियो आपको
जारी कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।